रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी। रिया और प्रिया के पिता एक बार जब काम पर गए तो वापस घर लौटे ही नहीं और माँ गरीबी और बीमारी के कारण कुछ साल पहले चल बसी। उसके बाद से रिया प्रिया की दादी ने ही उन दोनों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली। माँ, मैं बोल रहा हूँ कि कब तक तुम इन दोनों की जिम्मेदारी संभालोगी? तुम्हारी भी उम्र हो चली है। ये सही कह रहे हैं माँ जी, तुम अब हमारे साथ रहो, आज ही हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, पर रिया और प्रिया मेरे साथ रहेंगी। नहीं, उन दोनों को मैं नहीं रख सकती। माँ, तुम समझ नहीं रही हो, अभी तो दोनों छोटी हैं, आगे बड़ी होंगी तो इनकी शादी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। इन्हें इनकी माँ के घर भेज दो और अपना पीछा छुड़ाओ। बोल लिया तुम दोनों ने। अब मेरी सुनो, मैं अपनी पोतियों के बिना नहीं रहूंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मैं तुम दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उनके साथ इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर चलो और आज के बाद इनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें यहीं अपनी पोतियों के साथ गरीबी में रहने दो। जानकी के छोटा बेटा बहू वापस लौट जाते हैं। जानकी जानती थी कि रिया प्रिया का उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए वो अपनी पोतियों को अपने प्यार से पाल पोस रही थी। वो अपनी पोतियों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। वो उनकी बहुत देखभाल करती थी। जानकी रोजाना रामलाल नाम के एक ढाबे वाले के यहाँ तवा रोटी बनाने जाती थी। दिन के जो भी पैसे मिलते उनसे वो घर का खर्च चलाती। शायद दादी रामलाल चाचा के ढाबे पर ही होंगी। हाँ, लेकिन अब तो शाम हो गई है, अब तक तो वो लौट आती हैं। अभी तक नहीं लौटी, हमें ढाबे पर जाकर देखना चाहिए। दोनों बहनें ढाबे की ओर दौड़ पड़ी। ढाबे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामलाल उनकी दादी पर गुस्सा हो रहा है और दादी नीचे सिर झुकाए खड़ी हैं। अरे अम्मा, तुमने जली हुई रोटियां बना दी, बताओ, मेरा नुकसान कर दिया। अब सारे आटे की रोटियां दोबारा बनानी पड़ेंगी। ग्राहक बहुत गुस्सा कर रहे हैं। अब तुम जली हुई रोटियां बनाने लगी हो, ऐसे में मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। रामलाल बेटा, उम्र के साथ अब दिखाई नहीं देता, आंखें कमजोर हो गई हैं। ऐसे तुम काम से निकाल दोगे तो इतनी जल्दी मुझे दूसरा काम कैसे मिलेगा? अरे तो मैं तुम्हारे ऊपर एहसान थोड़ी करूंगा, मुझे भी अपनी दुकान चलानी है। अगर ऐसी जली हुई रोटियां खिलाता रहा ग्राहकों को तो एक दिन मेरे ढाबे पर ही ताला लग जाएगा। अपना हिसाब करो और जाओ यहाँ से। रिया और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी दादी कितनी थकी हुई और परेशान थी। उन्होंने उस समय अपनी दादी को कुछ नहीं कहा, पर जब उनकी दादी घर आई तो वो अपनी दादी के पास गई। दादी, हमने आपकी और रामलाल चाचा की सारी बातें सुन ली हैं। आप चिंता मत करो दादी, आपको अब रामलाल चाचा के ढाबे पर रोटियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने और प्रिया ने सोच लिया है कि हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। बस आप हमें खाना बनाने में मदद करना, बाकी सब मैं और प्रिया संभाल लेंगे। हाँ दादी, अभी शुरुआत में हम थोड़े से शुरू करेंगे। क्या पता हमारा ढाबा अच्छा चल जाए, क्योंकि आपके हाथों में जादू है और हम जानते हैं आपके हाथों का खाना एक बार खाकर ग्राहक दोबारा जरूर आएंगे। जीती रहो मेरी बच्चियों, तुम्हारी इस हिम्मत से मेरे में भी हौसला जागा है, पर हम ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दादी, आप चिंता मत करो, मैं और रिया ने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जोड़े हुए हैं। आप हमें जो स्कूल में चीज खरीदने के लिए पैसे देते थे ना, वो हम गुल्लक में डाल देते थे। मैं अभी वो गुल्लक लेकर आती हूँ दादी। जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है उसकी दोनों पोतियां कितनी सयानी हैं। उन्होंने गुल्लक में बहुत सारे पैसे जोड़े हुए थे। जानकी के पास भी थोड़े पैसे जुड़े हुए थे। बस उसने अपनी पोतियों के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। रिया और प्रिया दोनों अपनी दादी के साथ ढाबे पर खाना बनाती थी। रिया और प्रिया दोनों ढाबे के खाने को थाली में पैक करके रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर भी पहुंचाती थी। धीरे धीरे रिया और प्रिया दोनों जुड़वा बहनें शहर में मशहूर हो गई। एक शाम जब रिया और प्रिया रेलवे स्टेशन पर खाना देने पहुंची तो वहां उन्हें एक आदमी मिला। बेटा, मुझे भी खाने की थाली चाहिए थी। क्या तुम मुझे भी एक थाली लाकर दे सकती हो? मेरी ट्रेन अभी 2 घंटे बाद यहाँ से जाएगी। अंकल, आप चलो, हमारा ढाबा पास में ही है, आप वहाँ आराम से खाना खा लेना। ठीक है बेटा, चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ। कितनी प्यारी बच्चियां हो तुम दोनों। आदमी रिया और प्रिया से रास्ते भर बातें करने लगा। तुम दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं है कि कौन रिया है और कौन प्रिया है। तुम दोनों बिल्कुल एक सी ही हो। अंकल, सब हमें देखकर यही कहते हैं। अंकल, आपकी भी बेटी है? मेरी बेटी? तभी ढाबा आ जाता है।
रिया और प्रिया उस आदमी को लेकर जैसे ही ढाबे पर पहुंचती हैं, जानकी और आदमी दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। निरंजन, तू? माँ, आप यहाँ इस शहर में? माँ, दादी अंकल आपको माँ क्यों कह रहे हैं? रिया, प्रिया, ये तुम्हारे पापा हैं। हमारे पापा? रिया और प्रिया मेरी बेटियां, मेरी वो दोनों जुड़वा बेटियां जिनसे मैं बिछड़ गया था। मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? हमने तो तुझे बहुत ढूंढा। कमला भी तेरे जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ साल पहले वो दुनिया को छोड़कर इन दोनों बच्चियों को मेरे पास छोड़कर चली गई। माँ, वक्त और हालात ने मुझे आप सबसे दूर कर दिया। माँ, मैं अपनी याददाश्त भूल गया था। कितने दिन तो मुझे कुछ याद नहीं आया। बदमाशों ने मेरे सारे पैसे लूटकर मुझे घायल करके एक जंगल में फेंक दिया। उसके बाद कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, पर मैं कुछ भी याद नहीं रख पाया। कुछ दिन पहले मेरी याददाश्त वापस आई। मैंने आप सबको शहर में बहुत ढूंढा, पर आप सब मुझे नहीं मिले। मैं गोविंद के पास भी गया, पर वहां ताला लगा हुआ था। मैं तो निराश हो चुका था कि आप लोग मुझे मिलोगे ही नहीं, पर आज भगवान ने मुझे मेरी बच्चियों से और मेरी माँ से मिला दिया। रिया और प्रिया की जिंदगी में उसके पिता का मिलना किसी अच्छी किस्मत से कम नहीं था। निरंजन को जब पता चलता है कि रिया और प्रिया जानकी के साथ मिलकर ढाबा चलाती हैं, तो वो उनकी बहुत सराहना करता है। निरंजन दूसरे शहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जा ही रहा था, पर यहाँ इस शहर में उसे अपना परिवार फिर से वापस मिल गया। रिया और प्रिया को अपने पिता मिल गए, जानकी को अपना बेटा मिल गया। अब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। रिया प्रिया बहुत खुश थी। उन्हें उनके पिता का साथ मिल गया था। निरंजन के आ जाने के बाद रिया और प्रिया दोनों बहनों की जिंदगी में नई खुशियां आ गईं। जानकी भी अपनी पोतियों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान देखकर बहुत खुश थी और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी जिंदगी खुशियों के साथ आगे बढ़ने लगी। चलना अनन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है। घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी, तो मैंने भी कह दिया, यहाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या। इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी, आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल,
मेरे साथ रसोई में आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाए है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी। जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था। जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी। तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी, अपनी उस कामचोर बहन की खातिर। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।
है।